नमस्कार। आज की अवध कथा में बात होगी मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान सफदरजंग की। अवध के ये दूसरे नवाब थे और पहले नवाब सादत अली खान बुरहानुल मुल्क के दामाद और इसके पहले यह सुन चुके हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद नादिर शाह से सादत अली खान की झड़प हो गई और उस झड़प के में जो भी बात हुई हो, उस झड़प के बाद सादत अली खान बुरहानुल मुल्क ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद नादिर शाह के एक तरीके से वो नादिर शाह के उनके बारे में अच्छे विचार नहीं रह गए थे और नादिर शाह ही उस समय दिल्ली पर काबिज था। ऐसे में सफदरजंग के सामने एक दिक्कत ये थी कि उनको अवध की नवाबी भी बचानी थी और अपना पॉलिटिकल करियर भी बचाए रखना था। ये पूरी जो घटनाक्रम था, इसका मैं भी आगे वर्णन करूँगा। इस पूरे घटनाक्रम ने जिस सफलतापूर्वक उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को हैंडल किया, उससे ये साबित होता है कि वो ठंडे दिमाग के कुशल प्रशासक थे। बाद के दिनों में अपने जीवन में उन्होंने इसको साबित भी किया। सफदरजंग हालांकि अवध के नवाब थे, लेकिन दिल्ली की राजनीति में भी लगातार सक्रिय थे और दिल्ली की राजनीति में वो सम्राट के मुगल बादशाह के वजीर भी थे। इसलिए कुल मिलाकर उनका जीवन काल जो 1754 तक रहा, उनकी उम्र हालांकि उनको कम मिली, 44 साल की है। उस जीवन काल में हालांकि उनको अवध के नवाब के तौर पे याद किया जाता है, लेकिन एक ही दिल्ली की राजनीति में भी मुगल बादशाह के वजीर के तौर पर उन्होंने लंबी पारी खेली और इसीलिए अवध की राजनीति में उनका बहुत ज़्यादा कोई योगदान या हस्तक्षेप नहीं रहा। कुल मिलाकर के वो दिल्ली के ही ज़्यादा जाने गए और वहीं उनकी मुख्य भूमिका भी रही। जब सादत अली खान की नादिर शाह से झड़प हो गई और झगड़ा एक तरीके से चीज़ें खटाई में पड़ गई, तो उन्होंने जो उस ज़माने का चलन था और बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच करके मोहम्मद शाह रंगीला से बात की और उसकी सहायता से नादिर शाह से बात की और उसको नादिर शाह को 2 करोड़ रुपया दे करके पहले तो उन्होंने सादत अली खान के बाद अपने आप को अवध की नवाबी बचाई अपने लिए। और उसके बाद जब नादिर शाह चला गया तो वो पहली बार पूरी कोशिश करके मोहम्मद शाह रंगीला और सादत अली खान, उनकी सबकी जो नादिर शाह के यानी घटनाओं में जो खटास पैदा हो गई थी लोक संबंधों में, उसको उन्होंने उसकी भरपाई की और फिर से मोहम्मद शाह रंगीला की गुड बुक्स में शामिल हुए। उसी का नतीजा रहा कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको सफदरजंग का खिताब से नवाजा और अपने दरबार में प्रमुख ओहदे पे बनाए रखा। वहाँ से फिर ये और आगे बढ़े सफदरजंग और मोहम्मद शाह रंगीला के लड़के अहमद शाह के ज़माने में ये बाकायदा घोषित तौर पर मुग़ल बादशाह के वजीर रहे, जिसको आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। इस पूरी अवधि में इनका जो कार्यकाल था, इनका जो रोल था, वो बादशाह के लिए संकट मोचक का रहा। जैसा मैंने पहले बता रखा है कि मुग़ल शासन में 21 सूबे थे, तो उस प्राइम मिनिस्टर रहते हुए और उसके पहले भी मोहम्मद शाह के दरबार में और अहमद शाह के दरबार में, दोनों ही दरबारों में जो भी सूबे जहाँ बदअमनी के शिकार होते थे, चाहे वो नारनौल था, चाहे वो आगरा था, चाहे कश्मीर था, चाहे पंजाब था, इनको भेजा जाता था सफदरजंग को और ये वहाँ जा कर के वहाँ की चीज़ों को बेहतर करते थे। इस सब तरीके से ये मुग़ल बादशाहों के बहुत ही खासुल खास रहे, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट रहा वो ये रहा कि अवध की राजनीति में ये अवध के नवाब तो रहे अवध के, लेकिन एक इनका रोल ज़्यादा मुग़ल बादशाहों के प्रधानमंत्री के रूप में या उनके दरबारी प्रमुख वजीर के रूप में दिल्ली में ज़्यादा रहा। तो इन्होंने अवध की पूरी जो शासन सत्ता थी उसको वित्तीय कुशल संचालन के लिए इनके एक विश्वस्त थे राजा नवल राय, उनको सौंप रखी थी। बाकी इनकी पूरी भूमिका दिल्ली में ही थी। शायद यही वजह रही हो। हाँ, एक चीज़ और, जैसा हर जगह होता है, दिल्ली दरबार में भी गुटबाजी थी। वहाँ पर 2 गुट प्रोमिनेंट हुआ करते थे उस ज़माने में।
एक शिया ईरानियों का और दूसरा सुन्नी तुरानियों का। तो शिया ईरानी गुट के प्रमुख ये थे और सुन्नी तुरानी गुट के प्रमुख आसिफ जाह और सब लोग थे। तो इन दोनों में हमेशा प्रतिद्वंदता चलती रहती थी। इसी प्रतिद्वंदता के चलते 1753 में इनको प्राइम मिनिस्टरशिप से बर्खास्त कर दिया गया। तो ये फिर वहाँ से दिल्ली से आकर के वापस अपनी राजधानी फैजाबाद की तरफ बढ़ने लगे। वहीं सुल्तानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो बेगम थी नवाब बेगम, चूँकि वो प्रशासक की पत्नी थी, चीज़ों को वो भी जानती थी, इन्होंने सुल्तानपुर में सफदरजंग की मृत्यु के बाद भी किसी को पता नहीं चलने दिया और शव को बहुत ही गुप्त रूप से लेकर के फैजाबाद आई उतरी। इस तरीके से उन्होंने भी अवध पर अपनी संतान शुजाउद्दौला के कब्जे को बरकरार रखा। अब चूंकि इनकी पूरी भूमिका कुल मिलाकर के दिल्ली में ही थी सफदरजंग की, इसलिए वहीं पर उनका बहुत शानदार मकबरा बना। सफदरजंग का मकबरा जो देखा जा सकता है, ये हुमायूं के मकबरे से एक तरीके से इस मकबरे की प्रेरणा दी गई थी और वो मुग़ल काल जैसे मकबरों की ही तर्ज पर बना था। उसको कहा भी जाता है ये मुग़ल वास्तु शिल्प रूपी बुझते हुए दिए की आखिरी चमक थी, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल जो भी था, लेकिन कुल मिला के ये मकबरा भी देखने योग्य है। तो और इस मकबरे के नाम से दिल्ली में सफदरजंग का बाकायदा एरिया बना हुआ है, वही अस्पताल भी है, वही सफदरजंग एयरपोर्ट भी है और सफदरजंग का मकबरा तो है ही, जिसको लोग देखने जाते हैं। मुग़ल स्टाइल का एक बहुत ही खूबसूरत मकबरा था और ये मुग़ल स्टाइल की आखिरी इमारत थी। इसके बाद मुग़लों का, हालांकि उसके बाद मुग़लों का दौर 1857 तक रहा, लेकिन उस दौर में फिर वैसी विशालकाय और बहुत शानदार इमारत नहीं बन पाई। एक बात और अच्छी हुई कि इस मकबरे को बनवाते समय थोड़ी बहुत, जैसा होता है हर चीज़ में अच्छी बुरी बातें होती हैं, तो इस मकबरे को बनवाया था उनके लड़के शुजाउद्दौला ने, जो अवध के तीसरे नवाब थे। शुजाउद्दौला ने इस मकबरे को सजाने के लिए, वहीं बगल में कोई भी जाकर भी देख सकता है, अब्दुर्रहीम खानकाना का मकबरा है, उस मकबरे से, वो एबेंडेंट मकबरा पड़ा हुआ था, उस मकबरे से काफ़ी कुछ सामग्री, संगमरमर ये सब ले करके ये सफदरजंग के मकबरे को बहुत सुंदर किया। बहरहाल जो भी रहा, लेकिन ये मकबरा भी दर्शनीय है। और 1754 में इनकी मृत्यु के बाद गद्दी इनके लड़के शुजाउद्दौला को मिली। शुजाउद्दौला की समय से एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय राष्ट्र या मुग़लों के शासन के अंदर और जो और भी शासन सत्ताएं उस समय मुग़लों की गद्दी को कैप्चर करने की फिराक में थी, उनके सबके बीच में जो प्रतिद्वंद्विता हुई, उसमें शुजाउद्दौला का रोल एक तरीके से प्रोमिनेंट होकर सामने आया। कह सकते हैं कि सफदरजंग एक ठंडे दिमाग के कुशल प्रशासक थे, लेकिन शुजाउद्दौला योद्धा थे। कई विजय उन्होंने पाई, लेकिन अंत में बक्सर की लड़ाई में उनको पराजय मिली, जिसके परिणाम ये हुए कि अवध एक तरीके से अंग्रेज़ों के चंगुल में फंस गया। आज के लिए इतना ही। अवध कथा आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगली बार आपको शुजाउद्दौला की कथा विस्तार से बताई जाएगी। उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएगी। नमस्कार।